29 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने अपने रोवर में लगे लिब्स से चांद के सतह पर सल्फर डिटेक्ट किया एंड दिस चेंज्ड हिस्ट्री, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट सालों से इसी चीज को जानने में लगे हुए थे कि क्या चांद की सतह पर सल्फर है। एंड नाउ भारत ने यह कर दिखाया, क्योंकि सल्फर के जरिए हम चांद पर पेड़ पौधे इजीली उगा सकते हैं, जिसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में सल्फर बैटरीज बनाने में भी मदद करेगा। I mean, अगर पृथ्वी पर कभी बैटरीज बनता ही नहीं तो सोचो कि हम किस हालत में होते। और अब चांद पर ये नई शुरुआत है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के अमेजिंग डिस्कवरीज को। सो शुरू करते हैं 27 अगस्त 2023 से, जब विक्रम लैंडर कहीं एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि चास्टे और यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने मून के सोइल का तापमान मेजर किया। बेसिकली चास्टे एक किस्म का प्रोब है या डिटेक्टर है जिस पर 10 अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स छोटे से छोटे टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट करके उसे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में इस प्रोब ने जब मून के सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया, तब सरप्राइजिंगली उसे कुछ ऐसे वियर्ड ऑब्जर्वेशंस मिले। हियर एज वी कैन सी, मून की सतह के ऊपर तापमान अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, बट जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं टेम्परेचर्स ड्रास्टिकली गिरने लगते हैं। लाइक लिटरली महज 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से सीधा -10 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। अब ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब मून की टॉप सॉइल एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती हो और सूरज की हीट को जमीन में पेनिट्रेट करने से रोकती हो। इसीलिए मैंने मून की सॉइल में पड़े थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने वाले एलिमेंट्स को देखा, तो जो मिला इट वाज रियली अमेजिंग, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो कि मून के टॉप सॉइल से रिलेटेड ये टेम्परेचर वेरिएशन के रिजल्ट्स हमें मून कोलोनाइजेशन में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखो मून के सरफेस का तापमान कभी कभी -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो इन फ्यूचर अगर हम इन मून सॉइल से ब्रिक्स वगैरह बना सके तो ये रूम्स के अंदर के हीट को बाहर लीक होने से रोक सकता है। एनीवे, अब आते हैं 28 अगस्त पर, जब इस बार प्रज्ञान रोवर ने अपने 2 हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से मून के सॉइल की जांच शुरू की। 28 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इसरो को यह इमेज भेजा, जिसमें उसने एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को ल्यूनार सोल में डिटेक्ट किया। इतना ही नहीं बल्कि लिब्स के ऑब्जर्वेशंस को रोवर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने भी कंफर्म किया। सो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा इन एलिमेंट्स का कंफर्म होना इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि भले ही दोनों इंस्ट्रूमेंट्स काम सेम करते हो, बट उनके एलिमेंट्स डिटेक्ट करने के तरीके काफी अलग हैं। लिब्स उसमें मौजूद लेजर बीम्स को ल्यूनार सरफेस के छोटे से हिस्से में फोकस करता है। इस बीम से वहां मौजूद लूनार सॉइल गर्म होकर प्लाज्मा का रूप ले लेता है। एंड सिंस प्लाज्मा बेसिकली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की ही तरह मैटर का फोर्थ फंडामेंटल स्टेट है, मेड अप ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लाज्मा फिर से ठंडा होते समय लाइट एमिट करता है व्हिच इज डिटेक्टेड बाय लिब्स। उसके बाद उसमें लगे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लाइट को एनालाइज करके उसमें मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी लेता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, हर एलिमेंट्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर यही देखता है कि उस तक पहुंची हुई लाइट में किस किस वेवलेंथ पर डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, और इससे पता चलता है कि वो लाइट जहां से आ रही है वहां कौन से एलिमेंट्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एंड नाउ टू टॉक अबाउट APXS, तो लेजर बीम्स के जगह पर ये अल्फा पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स की बीम को ल्यूनार सॉइल पर फोकस करते हैं। इन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल के वजह से वहां पर मौजूद इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एटम्स के बाहर फेंक दिए जाते हैं, और इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की जगह लेने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सेस एनर्जी एक्सरेज के रूप में एमिट करते हुए अंदर आते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एक्सरेज की एनर्जीज अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होती है, जिसे APXS सोइल में मौजूद पार्टिकल की जानकारी देता है। एंड एज आई सेड अर्लियर, लिब्स और APXS दोनों डिटेक्टर ने ये सभी एलिमेंट्स डिटेक्ट किए हैं, बट उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है सल्फर, क्योंकि वो हमें मून के ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। मून पर सल्फर होने के 2 रीजन्स हो सकते हैं। पहला ये है कि उस पर गिर रहे एस्ट्रॉइड्स के जरिए वो यहाँ तक आया होगा, और दूसरा कि वहाँ पर शायद पहले से ही मौजूद था। नाउ अगर इसरो इस सेकंड पॉसिबिलिटी को प्रूफ कर पाया तो उससे ये साबित हो जाएगा कि पास्ट में मून पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, बिकॉज वी नो सल्फर वोल्केनोज के इरप्शंस के समय बनते हैं। बट अब जरा रिकॉल करने की कोशिश करो कि लैंडर पर लगे इल्सा ने मून क्वेक्स डिटेक्ट किए थे, और इसरो ने इसे ट्वीट करते हुए कंफर्म भी किया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो क्या मून पृथ्वी
पृथ्वी की ही तरह जियोलॉजिकली एक्टिव है, अगर फ्यूचर में ये कंफर्म हो जाता है तो फिर क्या इससे हमें उस क्रिटिकल सवाल का जवाब मिल सकता है, विच इज कि क्या मून पृथ्वी का ही एक हिस्सा था कि नहीं? वेल एब्सोल्युटली, बट नाउ हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोबेबली सल्फर वहां भारी मात्रा में मौजूद है, विच इज अ गुड थिंग। अगर आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, तो कुछ देर पहले ही मैंने ये बताया था कि चास्टे की ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि ल्यूनार सोइल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर लिप्स और एपीएक्सएस द्वारा डिटेक्टेड एलिमेंट्स की मात्रा की एक रफ एस्टिमेट बता सकता है। कैसे? वेल, हमें बस इस एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स हीट को ट्रैप करते हैं, यानी कि थर्मल इंसुलेटर हैं, इसे पता करना होगा। एंड आई फाउंड उनमें से सल्फर, टाइटेनियम और कैल्शियम फॉस्फेट काफी अच्छे थर्मल इंसुलेटर हैं। तो हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के ऑब्जर्वेशन को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मून पर सल्फर और टाइटेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अब आते हैं 31 अगस्त के दिन पर। इस दिन विक्रम लैंडर पर लगे रैम्बा एलपी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट ने साउथ पोलर रीजन नियर सरफेस प्लाज्मा को स्टडी करना शुरू किया। ये रैम्बा एलपी बेसिकली एक एंटीना जैसे दिखने वाला प्रोब है जो मून के पूरे एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन को जांच करता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन के वजह से मून सॉइल के पार्टिकल एक्साइट होते हैं और आयोन्स और इलेक्ट्रॉन से बने प्लाज्मा में तब्दील हो जाते हैं। नाउ एज वी ऑल नो, फ्लोइंग आयोनाइज्ड पार्टिकल यानी कि करंट, रैम्बा एलपी ने बस इसी करंट को डिटेक्ट करके प्लाज्मा में मौजूद आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डिटेक्ट किया। अब इसके तहत उन्होंने ये देखा कि चांद की हर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में करीब 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लिटरली सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में है। एंड नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि आइडियली एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्लाज्मा या चार्ज पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले रेडियो वेव्स के साथ इंटरफेयर करके बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट करता है। लेकिन अब रैम्बा एलपी के डेटा के मदद से चांद पर जितने भी फ्यूचर मिशंस होंगे, चाहे वो इंडिया के हो या किसी और कंट्री के, तो वो लोग इसी बैकग्राउंड नॉइज को कंप्यूटर से फिल्टर करके ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस डेटा से फ्यूचर में बनने वाले मून कॉलोनीज को प्लाज्मा प्रूफ बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मून को कॉलोनाइज करने के लिए हम पृथ्वी के ब्रिक्स को तो वहां पर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा मून पर गिरने वाले सोलर रेडिएशन। इसीलिए हमें ऐसे ब्रिक्स को डिजाइन करना पड़ेगा जो मून के एटमॉस्फेयर में ही सालों साल टिक सके। और इसीलिए इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने मिलकर ऐसे ब्रिक्स को बनाने के लिए पहली बार बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड्स को साथ में मिलाकर सस्टेनेबल प्रोसेस डेवलप किया है। बट एक्चुअली में इसको बनाने की प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई की गई है। आपको बस कुछ केमिकल्स को मिक्स करके 12 से 15 दिनों के लिए इंक्यूबेशन में रखना है। सीम्स प्रॉमिसिंग राइट? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अभी जब टीम इस पूरे केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर रही थी, तब उन्हें एक बात याद आई कि ल्यूनार सॉइल में बहुत से सॉल्ट्स मौजूद हैं, लाइक क्योट्रोपिक सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। अब अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे, यानी कि ऑल इन ऑल अभी इस मेथड में एक ही लिमिटेशन है, बैक्टीरिया। अगर किसी तरह से हम इस बैक्टीरिया को सल्फेट सॉल्ट से आइसोलेट करवा पाए तो हम ये ब्रिक्स बना सकते हैं। सो फिलहाल बढ़ते हैं अगले बड़े डिस्कवरी के तरफ। तो 25 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर नॉर्मली लैंडर के आसपास घूम रहा था, तभी लैंडर पर लगे ये इल्सा नाम का डिवाइस आप देख रहे हो ना, इसने एक भूकंप महसूस किया। दरअसल हुआ यूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार साइस्मिक एक्टिविटीज इल्सा नाम का इक्विपमेंट है, ये एज यू कैन सी चांद की सतह पर प्लेस्ड है। अब ये इल्सा बेसिकली पृथ्वी पर हम जो नॉर्मल भूकंप नापने वाले साइस्मोग्राफ्स यूज करते हैं, उसी का एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल वर्जन है, जो भूकंप की वाइब्रेशन को किसी ग्रीन पेपर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन और भी ज्यादा एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। तो इसने 26 अगस्त 2023 को कुछ इस तरह का वाइब्रेशन का ग्राफ यानी कि साइस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड किया। यानी कि मिशन शुरू होने के सिर्फ 3 ही दिनों में चंद्रयान 3 ने यह पता लगा लिया था कि चांद पर साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स या फिर मूनक्वेक्स होते हैं। और इसके बाद अब हम ये बता सकते हैं कि चांद एक्चुअली में कैसे बना था, साथ साथ चांद के इंटीरियर में क्या एक्टिविटीज हो रही है। सो टू समराइज एवरीथिंग, चंद्रयान 3 ने सॉइल कंपोनेंट्स, सरफेस पर मौजूद प्लाज्मा की एनर्जीज, लूनार सॉइल टेम्परेचर्स और मूनक्वेक्स तक डिटेक्ट कर दिए हैं। और ये सब इसीलिए ताकि मून कितना हैबिटेबल है ये पता लगाया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अब तक मिस कर दिया है, जिस चीज ने चंद्रयान 2 को लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था। पानी।
तो इसे डिटेक्ट करने के लिए चंद्रयान 4 की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये होगा जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ, जो कि 2026 में लॉन्च होगा। और यहाँ पर इसरो एक तरह से जैक्सा के रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मदद करेगा, क्योंकि रोवर और लॉन्च व्हीकल जैक्सा का होगा और वहीं पर लैंडर इसरो बनाएगा। इस मिशन को लूपेक्स का नाम दिया गया है। लूपेक्स का मेन फोकस मून के पोलर रीजन्स पर वाटर ट्रेसेस ढूंढने का होगा। इसी के साथ साउथ पोल पर ह्यूमन लैंडिंग के लिए सेफ पॉइंट्स की खोज करना और सबसे इंपॉर्टेंट लूनर नाइट के दौरान सर्वाइवल की कंडीशन का जांच पड़ताल करना। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रात के वक्त मून का टेम्परेचर एक्सट्रीमली ठंडा हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और इसीलिए इस मिशन में जो लैंडर इस्तेमाल किया जाएगा वो करंट लैंडर विक्रम के मुकाबले साइज में छोटा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी तो चंद्रयान 3 अपने 14 नाइट्स के हाइबरनेशन में है, लेकिन अगर वो मून के एक्सट्रीम टेम्परेचर को सरवाइव कर पाया तो कुछ ही दिनों बाद यानी कि अराउंड 22 सितंबर 2023 को शायद फिर से एक बार चंद्रयान 3 जाग जाएगा और अपने एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर देगा। सो इसके बारे में जैसे ही कोई न्यूज आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो और साइंस के इसी तरह से एक्सप्लोरिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।